Hello friends, today we are going to do some VT graph, VT graph of body in motion। के बस body अगर मोशंस में है तो उनका VT ग्राफ कैसा होता है, कि VT ग्राफ से मोशंस के रिगार्डिंग किन किन पैरामीटर को जो है पुट कर सकते हैं। VT ग्राफ का इंट्रोडक्शंस में यही है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट का ग्राफ होता है। तो सपोज ये हो गया वेलोसिटी एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, टाइम एक्सिस। इस के बीच जो ग्राफ है, ये वेलोसिटी v हो गया, ये हो गया। इसमें जो ग्राफ बना है, जैसे कि ये ऐसा ग्राफ है, टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। तो ये क्या बताता है, वेलोसिटी मतलब बॉडी के वेलोसिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पॉइंट है, रीजन हो जाता है, ओ है कि इस साइड में वेलोसिटी पॉजिटिव हो, इस एक्सिस पे हम वेलोसिटी पॉजिटिव रखते हैं, जैसे v1, v2, v3। इस एक्सिस पे वेलोसिटी नेगेटिव होती है, एस ऑफ v1, एस ऑफ v2। तो ये जो आप प्लस और माइनस देखते हैं वो एक्चुअली क्या है, ये मूवमेंट है। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगे। अगर बॉडी, अगर मान लीजिए कि ये एक्सिस है, तो रियल व्यू ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पे अगर बॉडी मेरा लोकेटेड, तो यदि बॉडी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगी इस डायरेक्शन में, तो v क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा। तो यदि बॉडी इधर की ओर जाएगी टुवार्ड्स द ओरिजिन, मतलब v क्या होगा मेरा, ठीक है, ये मेरा। मतलब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि ये तो समझ गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये हमारा किसी बॉडी का अभी देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को शो करता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी, मतलब क्या चीज़, dv by dt is nothing but slope of the v, slope of velocity time, ये जो है सो आपको स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स, ठीक है। इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेल, ठीक है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसी एक्स एक्सिस को काटा थीटा एंगल पे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, स्लोप पता चल जाता है। अगर मेरा थीटा, अगर यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया, मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। थीटा लेस देन 90 डिग्री है, मतलब एक्यूट एंगल का केस है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया। तो ये चीज़ें जो है सो वीटी टाइम ग्राफ से जो इंक्लूड, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है तो हमने जाना, इसका एक एरिया का कंसेप्ट होता है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट। चलिए अब देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म। हमारे कहने का मतलब यहाँ देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब भी आपको कहीं लिखा होगा, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट, तभी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। तो उसका जो ग्राफ होता है मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, जैसे सपोज करिए अगर बॉडी यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी वी नॉट से मूव कर रही है, ये हो गया, ठीक है। और जैसे इसने कहा कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लीजिए कि t1 से t2 के बीच में, t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है,
तो यहाँ ले लीजिए, ये हो गया T1, ये हो गया T2, और इसके बीच में जो मेरा कर्व बनेगा ये स्ट्रेट लाइन होगा, देखते हैं स्ट्रेट लाइन कैसी है, इसका वैल्यू जो है V0 है। ये क्या हो गया कि मतलब व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द VT कर्व इज पैरेलल टू द टाइम। okay? Body moving uniform velocity the VT curve is parallel to time axis। और यदि VT कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया, और स्लोप 0 हो गया मतलब हो गया जो होना भी था, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो 0 होगा ही। तो ये हो गया केसेस बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी V0 फ्रॉम टाइम T1 टू T2 के बीच में अगर मूव कर रहा है, और ये वेलोसिटी V0 जो है अगर मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरा हो गया इस हो गया, तुम कहिए कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा पॉइंट ओरिजिन है, मेरा बॉडी यहाँ पे लोकेटेड है। ये बॉडी अगर इस डायरेक्शन में V0 वेलोसिटी मूव कर रहा है, केस क्या है, अगर यही बॉडी इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि V0 वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तो मेरा कर्व जो है कैसा बनता, मेरा कर्व T कैसा बनता, ठीक है। ये डायरेक्शंस के हिसाब से कर्व जो है मेरा चेंज करेगा। अब आइए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सीलरेशन विथ जीरो इनिशियल, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन यहाँ से उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ये लिख रहा है कि कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इससे क्या क्या चीजें कंक्लूड होती है, इससे एक तो कंक्लूड हो गई कि स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ VT कर्व इज कांस्टेंट, तभी ना एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। दूसरा, स्लोप जो होगा, स्लोप एंगल जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए लेस देन 90 डिग्री, और जीरो है इनिशियल वेलोसिटी। इससे क्या समझते हैं कि बॉडी जो है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी का वेलोसिटी हम 0 एक्सप्रेस, नहीं मतलब होगा इससे, ये हो गया मेरा वेलोसिटी एक्सिस, ये हो गया मेरा टाइम, ठीक है। और ये जो है मेरा बॉडी का वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टाइम, ये हो गया हमारा बॉडी का मोशन VT पे। अब देखिए इसका जो स्लोप है, कहीं ना कहीं जब आप देखिएगा कि इसका जो स्लोप है तो क्या ये जो एंगल है, एंगल क्या है हमारे θ1 है, θ2 है, θ3 है, तो क्या रहा है θ1 θ2 θ3 इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट स्लोप मतलब कांस्टेंट एक्स। और आप देख लीजिए थीटा शुड बी 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशंस, यहाँ देखिए वेलोसिटी क्या है, 0 है, इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, ओरिजिन से। When the object is moving with a constant positive having some initial value, ठीक है। अभी तो इनिशियल ये जो है तो क्या बता रहा था कि having जीरो इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए जीरो से
ओरिजिनेट हुआ, ये वीटी कर्व। लेकिन अगर उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटीज हैं तो इनिशियल वेलोसिटी दो तरह का हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है तो पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटीज है या नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, दोनों केसेस। ये हुआ मेरा एक्सिस टाइम। अगर बॉडी जब जीरो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो मेरा जो है वीटी कर्व था ये। अगर मान लीजिए उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटीज है तो वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होकर के मान लीजिए वी नॉट वेलोसिटीज, वी नॉट वेलोसिटीज है और एक्सेलरेशन सेम ही है, मतलब जो एक्सेलरेशन अभी है, मतलब कहने का जो स्लोप वो अभी बना रहा है थीटा, यही एंगल वो बाद में भी बनाता है, ठीक है। इसके पैरेलल, ठीक है, बॉडी मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। मान लीजिए कि ये बॉडी ए का मोशन है, ये बॉडी बी का मोशन है। आप क्या सकते हैं कि द बॉडी बी इज मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन एज द बॉडी ए इज है। ये जो दो ग्राफ है, मान लीजिए ये बॉडी ए का मोशन है, क्या है, बॉडी ए, बॉडी ए का मोशन है और ये बॉडी बी का मोशन है। आप लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल थीटा ही है। हाँ देखिए क्या है, क्या है, यहाँ भी थीटा है, क्या है। तो कहने का मतलब स्लोप दोनों का इक्वल है। बॉडी ए एंड बी का जो बीटी कर्व है उसमें स्लोप क्या है, दोनों सेम है। तो ये जो बता रहा है ग्राफ कि बॉडी बी इज मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन एज द बॉडी ए इज मूविंग, ठीक है, बट विथ द इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ लिख लीजिए कि बॉडी बॉडी बी मूविंग विथ same acceleration as the body A. Because the slope of both the curve are same. ये सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, बट बॉडी बी इज इन इनिशियल नोड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी v नोड, पॉजिटिव v नोड है, तो टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन है। यदि इसी बॉडी के पास ये तो पॉजिटिव वी नोट इनिशियल वेलोसिटी था और यदि माइनस नहीं हो तो निगेटिव वी नोट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही होती और एक्सेलरेशन अगर सेम ही होता, कैसा होता, पैरेलली है, ये है। यहाँ भी स्लोप देखिए तो स्लोप क्या है, एक्यूट एंगल है 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ अगर सेम स्लोप रखते हैं क्या होगा, तो बॉडी सी इज ऑल्सो मूविंग विथ same acceleration as the body A and B, ठीक है, as the body A and B, but with the initial velocities of minus v naught। में initial velocity क्या था, minus v, with the initial velocity of minus v। ये कह रहा है कि विथ सम इनिशियल वेलोसिटी का केस जब होगा तो आपका ग्राफ कैसे बना है। यहाँ देखिए बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो ऐसा था, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था तो ऐसा। बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी माइनस ऑफ वी नॉट है, ये जो है माइनस ऑफ वी नॉट करने का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको भी इलोबरेट कर लेते हैं हम लोग। माइनस ऑफ वी नॉट मतलब कि जैसे ये एक्सिस, ये कितना बार एक्सिस बनाया होगा, ये ओरिजिन है, यहाँ पे मेरा बॉडी जो है बोलो ये हमारा। तो अगर ये माइनस वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, ये उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ऐसा है, लेकिन ये जो इनिशियल वेलोसिटी ने माइनस वी नॉट, एक्सेलरेशन इस पर किधर लग रहा है, एक्सेलरेशन किधर की ओर लग रहा है, इधर लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन सर। यहाँ देखिए ये क्या है, थीटा जो है वो क्या है 90 डिग्री है। तो कर्व जो है सो बस हमारे मोशंस के डिफरेंट सिनेरियो को ही एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ये एक इसमें से एक सिनेरियो आप देख चलते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है,
इन पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, निगेटिव इनिशियल, दो कंडीशंस। निगेटिव एक्सेलरेशन, जैसे ही आपने कहा कि निगेटिव एक्सेलरेशन का केस आ गया, निगेटिव एक्सेलरेशन का केस आ गया। निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या? निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या? स्लोप निगेटिव, स्लोप ऑफ ई ग्राफ क्या होगा? निगेटिव होगा। और इसका मतलब क्या होगा? एंगल ऑफ स्लोप, एंगल ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट टू द बीटी कर्व इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑफ दिस। निगेटिव एक्सेलरेशन का यही है। ये हो गया क्या? तो ये कहता है कि हैविंग सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी का पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब बॉडी यहाँ से मूव, पॉजिटिव किसी पॉजिटिव पोजीशन से मूवमेंट स्टार्ट। निगेटिव एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन। आगे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं कि निगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी और निगेटिव हो गया। तो मान लीजिए वी नोट था, यहाँ से माइनस वी नोट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है स्लोप है थीटा, या ये जो एंगल बन रहा है स्लोप थीटा, ये क्या है? थीटा इज ग्रेटर देन डी, ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए टेन थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जब बॉडी हमारा ये यहाँ, इसका मतलब क्या है? बॉडी जो है सो निगेटिव वेलोसिटी, निगेटिव एक्सेलरेशन केस, इसी केस को एक्सप्रेस कर रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग कांस्टेंटली। ये हमारा कर्व हुआ विद पॉजिटिव इनिशियल। यही कर्व जब होता है कि निगेटिव एक्सेलरेशन विद निगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, क्या होगा? नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी मतलब मान लीजिए ये पॉइंट जो है मेरा वेलोसिटी वी नोट यहाँ पे नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटीज है, नेगेटिव एक्सेलरेशन से, तो कर्व क्या हो गया? तो ये नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी हो गया, नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन। When the object is moving with the increasing acceleration, तो क्या टाइम के साथ स्लोप इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? एज टाइम इंक्रीजेज, टाइम इंक्रीजेज द स्लोप dt ग्राफ, ठीक है। समय के साथ ये जितना भी पहले का केस देख रहे थे, स्लोप कांस्टेंट था। स्लोप कांस्टेंट था मतलब इस चीज का स्लोप कांस्टेंट, dt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट था, इसलिए उसका एक्सेलरेशन। अब जो हम केस देख रहे हैं उसमें कह रहे हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब कि वीटी ग्राफ का स्लोप है वो टाइम के हिसाब से बढ़ेगा, तभी ना एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा। ये देखिए हमारा वीटी कर्व जो है केसेस में कैसा होगा? इंक्रीजिंग स्लोप वाला कर्व। इंक्रीजिंग स्लोप जैसे ही आपने, ये जो हमारा कर्व है, जरा देखिए इस कर्व को जरा सा जो है, ये हमारा क्या वेलोसिटी हो गया, इज माई एम एक्सिस, है। अब आप देखिए इंक्रीजिंग स्लोप वाला कर्व, ये पॉइंट ले लीजिए, हम स्लोप निकालने जाते हैं, ये पॉइंट, दो पॉइंट से ही ट्रेंड सेट हो जाएगा कि ये कैसा है। पॉइंट से इसने, और इस पॉइंट से इसने एक्सिस को से कर स्लोप, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा यहाँ से, ये थीटा वन, ये टू, आप देख रहे हैं कि थीटा टू इज ग्रेटर देन, तब स्लोप थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, इसलिए टेन, थीटा टू इज ग्रेटर देन 10
वन। दूसरा क्या है कि स्लोप, यहाँ पे तो ये हो गया स्लोप का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एज द टाइम इंक्रीजेस सो वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड स्लोप ऑफ द वीटी कर्व इज पॉजिटिव। एज टाइम इंक्रीजेस so slope increase, slope of tangent to the dt curve increases, so section body क्या होगा this, ठीक है। ये हो गया मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, increasing the body is moving with increasing। और इसी में अगर यही बॉडी अगर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ मूव, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन साथ अगर ये मूव कर रहा होता तो हमारा कर्व कैसा होता, जब ये एडेड नहीं है डाल रहा हूँ, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब ये वेलोसिटी हो गया क्या, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये हो गया मेरा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्या हो गया कि मूविंग विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ जब बॉडी मूव करेगा। क्यों हम बोल रहे हैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कि आप जब स्लोप डालिएगा इस पॉइंट पे, आपने स्लोप डाला, इस पॉइंट पे जब आप स्लोप डालिएगा, ये जो एंगल है आपका थीटा वन, ये जो एंगल है ये क्या है थीटा वन है, ये जो एंगल है वो है, देख रहे हैं कि थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, मतलब इस केस में क्या हो रहा है, स्लोप स्लोप डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस विथ टाइम। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये क्या है ग्राफ, द बॉडी वीटी ग्राफ व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेल, ठीक है। ये केस हो गया मेरा डिक्रीजिंग एक्सेल, मतलब रिटार्डेशन का केस, या इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, नेगेटिव। ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन केस, या फिर इसको लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। यही था वीटी कर्व, यही है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस, टाइम के साथ वेरिएबल है, तो उस केसेस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, जो है एक्सेलरेशन अक्सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, एक और एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये पहले ही मैं डिस्कस करने, एरिया अंडर द वीटी, वीटी कर्व, जो भी वेलोसिटी टाइम कर्व होता है उसके अंदर का एरिया जो है, ठीक है। तो आप एक चीज जानते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, पता है ना, आप लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू v, अब dx इज इक्वल टू v dt है, दोनों साइड में हम इंटीग्रल लगा, इंटीग्रल ऑफ dx, अब इसी को केस को अगर आप ले लीजिए, यही हुआ v dt, क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ v dt इज एरिया अंडर द dt कर्व, क्या हो गया ये हो गया एरिया अंडर, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये फंडामेंटल, ये क्या हो गया एरिया अंडर द वीटी, इंटीग्रल एरिया अंडर, ठीक है। तो एरिया अंडर द dt कर्व हो, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का टोटल है, तो जीरो से अगर हम डिफरेंट इंटीग्रल लगाते हैं, जीरो से टी टू यहाँ भी जो है, तो जीरो से टाइम जीरो से टी टू कर देते हैं, तो ये क्या हो गया कि इसके अंदर जो टोटल एरिया हो, तब तब ये एरिया
साथ में और ये एरिया है। तो एरिया अंडर द वीटी कर्व जब हम निकालेंगे तो 0 से 2 कर दिया, 0 से 2 जब किया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए साइन चेंज हो रहा है, 0 to 1 यहाँ पे भी वीडीटी करेंगे, ठीक है। तो एरिया अंडर दिस कर्व प्लस एरिया अंडर दिस कर्व, ये कर्व का एरिया पॉजिटिव होगा, इसका एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका एरिया क्या होगा, नेगेटिव एरिया होगा। इसीलिए जो हम ये एक्चुअली क्या 0 से 2 में डिस्प्लेसमेंट ही तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी द सम ऑफ द एरिया विथ अप्रोप्रिएट साइन। तब क्या चीज़ कि इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखें, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखें, टोटल टू, इसका एरिया मान लीजिए A1 है और इसका एरिया जो है A2 है, ठीक है, 2 है A1 है, और ये पता है कि A2 का एरिया क्या आएगा, तो नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे A1 माइनस A2। जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस के केस में क्या हो जाता है, तो मॉड ऑफ A1 हो जाएगा ऑल प्लस मॉड ऑफ डिस्टेंस का केस। जवाब ये चीज़ें प्रॉब्लम्स में ज़्यादा बेहतर ढंग से तो एक्सप्रेस हो पाएगी। यहाँ तो लिखा ही हुआ है कि टोटल डिस्टेंस विल बी द सम ऑफ द एरिया विद एप्रोप्रिएट साइन, साइन को नहीं बोलना, इसका एरिया पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, इसका एरिया नेगेटिव, जो सम आएगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट करेगा। और टोटल डिस्टेंस जब करेंगे तो विल बी द सम ऑफ द एरिया विदाउट द साइन, मतलब मोड लगा रहा है इवन। ये है एरिया अंडर वीटी कर्व का स्टेप। इसको इसने ऐसे भी जस्टिफाई किया है कि छोटा सा एरिया ले लिया इसने यहाँ पे dt एरिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस ये जूम किया कि इसके अंदर जो टोटल एरिया होगा वो इस dt एरिया का ही जो है सो सम होगा। इसको इस dt एरिया को जो है सो dt इंटू वी, टोटल एरिया क्या हो गया, ये dt एरिया हो गया, ये dv एरिया हो गया, इस तरह से जो है सो इसको पूरा एक्सेल मतलब इंटीग्रल करके करेगा। मतलब हमारे लिए फिलहाल यही फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस लगा करके है कि टोटल एरिया अंडर द वीटी कर्व गिव्स द टोटल डिस्प्लेसमेंट। एंड जब हम साइन के साथ उसको ऐड करते हैं तो, अगर हम साइन के साथ नहीं ऐड करते हैं उसको, जब हम तो मॉड के साथ ऐड करते हैं, इसके केस में साइन को इग्नोर कर देते तो यहाँ से जो अभी पढ़ा है वो क्लियर ही हो जाएगा। इन द फिगर गिवन द वेलोसिटीज टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 0, ये जो है 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। तो बस इतना इतना बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में जो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया, टोटल एरिया अंडर द वीटी का, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ये एरिया, साथ में इस एरिया का, ठीक है, इसका सम होगा। तो ये एरिया जो है, ये क्या, इसका सम क्या होगा, ये क्या है, ट्रेपेजियम है, तो ये इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 और इंटू हाइट ऑफ, मतलब इन 1/2 इंटू हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। तो हाइट कितना है, ये हाइट वैल्यू क्या 4 है, और इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये जो ये एक साइड ये हो गया इसका और एक साइड ये हो गया, दो साइड है, दोनों पैरेलल साइड है। इसका लेंथ हो गया 4 प्लस इसका लेंथ हो गया 2 से 3 जा रहा है तो 1, हो गया कितना, 2 से 2 कट गया, 4 प्लस यहाँ से 4 प्लस 1 5 दूना 10 10। अब इसके द्वारा जो एरिया फॉर्म होगा ये कितना होगा, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट जो है निकालना चाह रहे थे, तो ये इक्वल टू दिस एरिया, ठीक है। और इसमें प्लस कौन सा होगा, ये एरिया,
ये ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू आधार 1 2 3 आधार इंटू ऊंचाई -4 है, -4 है तो ये हो जाएगा -6 मीटर। तो ये 10 मीटर, ये -6 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इससे इक्वल टू 10 -6 4। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू मोड ऑफ 10 मीटर, ठीक है, मतलब इस एरिया का मोड प्लस ये एरिया का मोड, मोड ऑफ 4 मीटर -4 मीटर, ये बेसिकली 10 4 14, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट आपने देखा कि जब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे तो पॉजिटिव और निगेटिव एरिया दोनों को कंसीडर किया, साइन को कंसीडर करके एडिशन। तो आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो साइन को कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोड लीजिए और उसी से जो है सो आपका आ जाता है। चलिए, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशंस फॉर ईच ग्राफ इन द डिस्क्राइब द मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द टोटल टाइम। ये कर्व है, हर सेगमेंट मतलब कि जैसे 0 से ओ से ओ ए हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो हर सेगमेंट में आप जो है सो एक्सेलरेशंस को डिस्क्राइब करिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि मोशंस को भी थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करिए कि किस तरह का मोशन। चलिए, तो पहले तो हम एक्सेलरेशंस निकाल लेते हैं। हम सेगमेंट लिए, सेगमेंट कौन सा, इसमें जो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ए एच, ये क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ ओ ए, और स्लोप ऑफ ओ ए मतलब क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे माइनस एक्स कोऑर्डिनेट। जो भी लाइन है ऐसा, इसका कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2 y2। स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है y2 y1 बटा 2 x। ये स्लोप होता है, कोऑर्डिनेट का नॉर्मल फॉर्मूला है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया 8, x कोऑर्डिनेट हो गया 4। तो सबसे पहले y2 y1, y2 हो गया 8 -y1 क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया, 8 -0 बट्टा 4 -0 4, तो ये हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड सेगमेंट ओ ए के बीच। और फिर सेगमेंट ए बी में, सेगमेंट ए बी में तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल के साथ 0 ही बनाएगा। और सेगमेंट बी सी में, सेगमेंट बी सी में ये क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, दिस इज नथिंग बट द वाई कोऑर्डिनेट को करिए, इसका यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 16। देखिए यहाँ से 2 4 6 8 10 12 12 14 16, ये 18 हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, 0 माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट 8 बट्टा एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 18 हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट टाइम एक्सिस के 10 पे है, 8 माइनस ये हो जाएगा -8 8 बराबर 1 प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो यहाँ से क्लियर भी था क्योंकि इसका स्लोप जो था, इसका स्लोप निगेटिव था, इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन तो निकाल दिए, अब मोशंस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए सिंपली हम लिखेंगे पैचेस की द बॉडी इज मूविंग, ठीक है, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर फॉर द टाइम इंटरवल 4 सेकेंड। द बॉडी moving with constant acceleration of
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, देन एक्सलेशन 0 है, इसमें एक्सलेशन क्या है, 0 है, देन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो देन विथ 0 एक्सेलरेशन और देन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 4 सेकेंड टू t बराबर 10 सेकेंड, तो 6 सेकेंड तक उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया, एंड आफ्टर देन क्या होगा, विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और फ्रॉम t बराबर 10 टू t बराबर 18, तब ये कि अगले 8 सेकेंड तक इसने निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, ये डिस्टेंस कितना सेकेंड हो गया, 8 सेकेंड, ये 8 सेकेंड तक जो है सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ ये मूव किया, और फाइनली इट कम्स टू रेस्ट पे आ गया, फाइनली इट कम्स टू रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू। ये कंक्लूजन निकालने का तरीका है कि आप किसी कर्व से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और भी चीज़ें निकाल पाए तो बेहतर होगा। हाँ, ये एक छोटा सा कंसेप्ट में बताना चाह रहा था कि ऐसे मान लीजिए कि ये वीटी कर्व है, ये वेलोसिटी टाइम का एक कर्व है, तो वीटी कर्व इस वीटी कर्व, ठीक है, और हम इस आपको बोले कि आप हमको एक्सटी कर्व बताइए या पोजीशन बताइए कि बॉडी एक्स ऑफ ए पे जो पोजीशन है आप यही बताइए, एक्स ऑफ बी पे क्या पोजीशन है ये बताइए, तो कैसे बताएं इस तरह के सवालों में जब पोजीशन हमको निकालना होगा तो हम क्या, और ये हमको पता है कि जब बॉडी मोशन यहाँ से स्टार्ट करता है, इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल 0, क्या है हमारा इनिशियल पोजीशन 0 है। ऐसे केसेस में हम कैसे अप्रोच, तो यहाँ पे बॉडी का क्या पोजीशन है, हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ बॉडी का क्या, इस पोजीशन पे बॉडी, तो देखिए इसमें जो हम कंसेप्ट लगाएंगे कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व या वेलोसिटी टाइम कर्व, यही ना होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मान लीजिए कि इस मतलब यहाँ से 0 से लेकर के ये 3 सेकेंड के बीच ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 से 3 सेकेंड के बीच में ये डिस्प्ले एरिया अंडर इन बाउंड बाय द ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल होगा इसके द्वारा जो एरिया बनेगा, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू आधार हो गया 3 और इंटू ऊंचाई हो गया 6, तो ये हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन 0 दिया हुआ था, अब फाइनल पोजीशन हो गया x है, आप इसको लिख सकते हैं कि x ऑफ a माइनस इनिशियल पोजीशन जो है x ऑफ, आप i लिखिए x ऑफ इनिशियल, अगर इनिशियल पोजीशन कुछ और मेंशन होता तो अलग होता, यहाँ हम 0 मेंशन कर रहे हैं, x ऑफ a बराबर कितना हो जाएगा 9 मीटर, मतलब इस पॉइंट ए पे बॉडी का पोजीशन जो है 9 मीटर, ठीक है। अब अगर पॉइंट बी पे हम पोजीशन, ठीक है, व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट बी, तो हम जो है डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एरिया फॉर्म्ड बाय रीजन, ये जो मेरा रेक्टेंगल बना, ये जो एरिया बना यही इस ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट जब हुआ ए से बी के बीच में, मतलब कि एक्स ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ ए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन द फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट
फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व इक्वल टू नथिंग बट, ये देखें तो जो है ना, एरिया अंडर द वीटी कर्व, एरिया अंडर द वीटी कर्व निकाल, रेक्टेंगल हो गया, तो ये क्या हो जाता है, ऊंचाई हो गया 6 और ये कितना हो जाएगा 1 सेकेंड करके है, ये 3 से 1 हो गया, तो 1 मतलब ये हो गया 6 मीटर, 6 मीटर हो गया, ठीक है, 6 मीटर हो गया। और इसके केसेस में क्या था कि ये यहाँ पे 6 मीटर ये था, यहाँ देखिए 2, 1/2 इंटू आधार, 2 इंटू आधार था, यहाँ से 3, ऊंचाई था 6, 9 मीटर, ठीक, ये 6 मीटर आ गया, ठीक है। अब ये अगर 6 मीटर आ गया, अब आप ये निकाल सकते हैं कि एक्स ऑफ बी, एक्स ऑफ ए जो है 9 मीटर दिया हुआ था, तो -9 इज इक्वल टू यहाँ पे 6, ये एक्स ऑफ बी इक्वल टू, तब यहाँ बॉडी जो है 9 मीटर पे ऑब्जर्व की गई, यहाँ बॉडी 15 मीटर पे, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ से एक्स ऑफ सी भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन जो होगा एक्स ऑफ सी, तो क्या होगा, तो ये जो एरिया बनेगा, कौन सा, ये जो एरिया है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, आप लिख सकते हैं क्या चीज कि यहाँ से क्या लिखेगा, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ये होगा, बी से सी में जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो आप लिखेंगे एक्स ऑफ सी माइनस एक्स ऑफ बी इक्वल टू क्या चीज, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, 1/2 इंटू आधार कितना हो गया, यहाँ देखिए ये हो गया 4, 4 से हम जा रहे हैं कहाँ पे 7, ये कितना, ये लेंथ कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 इंटू आधार हो गया 3, और ऊंचाई जो है सो ऑलरेडी आपको 6 दिया हुआ है, तो 6, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो गया 9 मीटर, और आपको एक्स ऑफ बी दिया हुआ है 15, एक्स ऑफ सी कितना हो जाएगा 9 प्लस इक्वल टू 24 मिनट। पोजिशन निकाल दिया, आप इसी कैलकुलेशन से पोजिशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। मेरा पर्पस था कि आपको बताना कि कैसे आप वीटी कर्व में जो भी पॉइंट्स होगा उस डिफरेंट पॉइंट पे पोजीशंस कैसे निकालेंगे, पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये मेरा पर्पस था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है सो हो गई, काफ़ी प्रॉब्लम्स तो अब बाकी काफ़ी ज़्यादा है, बट द कॉन्फिडेंस you achieve depends on the practice you make very much.